गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू वीरू एकेडमी। दोस्तों हम कहाँ चल रहे थे? कोशिका यानी सेल। क्या? सेल। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। इसमें से हमने जान लिया था दोस्तों प्लांट सेल क्या होता है और एनिमल सेल में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। एक बार हम फिर उन सारे चीजों को रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना था दोस्तों जो कोशिका होता है वह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी कोशिका है जब पृथ्वी पर जीवों का निर्माण हो रहा था तो सबसे पहली कोशिका जो थी वो प्रोकैरियोटिक सेल थी, जिसमें वायरस, बैक्टीरिया और अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि सारे जीव आ जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में सारे जानवर, सारे पौधे आ जाते हैं। और जानवरों में इंसान भी और शेर भी, बकरी भी, घोड़ा भी, हाथी भी, सारे छोटे से लेकर के बड़े जानवरों तक कौन सी कोशिका पाई जाती है? यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। दोस्तों ये जो पीछे आपको डायग्राम दिख रहा होगा ये कली वाला डायग्राम है। इसको हम दोबारा रिवीजन कराएंगे, इस वजह से हमने मिटाया नहीं। ठीक है, तो जो कोशिका होती है वो दो प्रकार की होती है, पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। ये दोनों जो कोशिका है किसके अंतर्गत आती हैं? यूकैरियोटिक सेल। क्यों? क्योंकि यह एनिमल सेल का है और यह प्लांट सेल का है। तो आपने देख लिया कि ये क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। एक बार प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम कुछ नहीं होता है, बस ऐसे राउंड शेप में होता है। किस शेप में? राउंड शेप में। ध्यान देना दोस्तों, राउंड शेप में होता है और इसमें फ्लैजेला और सिलिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फ्लैजेला और सिलिया। फ्लैजेला का काम क्या होता है? इसको गति करने के लिए, हल्का मोशन करने के लिए ये पाया जाता है सिलिया और फ्लैजेला। ये फ्लैजेला है, इसको पूंछ की तरफ होता है। जैसे आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा था कि स्पर्म के पास कैसे पूंछ होती है, ठीक है वैसा ही होता है। ध्यान से देखना, ये सिलिया हो गया, ये फ्लैजेला हो गया, ये हो गया फ्लैजेला, ये हो गया सिलिया। ध्यान देना, सिलिया और फ्लैजेला हो गया किसका? प्रोकैरियोटिक सेल का। यहां पे लिख दू प्रो प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सा सेल? प्रोकैरियोटिक सेल। और ये जो दोनों हैं वो कौन से सेल हैं? यहां दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा और नीचे। ये कौन से सेल हैं? यू यूकैरियोटिक सेल। अब ध्यान देना दोस्तों, ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल और ये हो गया दोनों यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में ये है एनिमल सेल और ये है प्लांट सेल। ध्यान देना, अब बेसिकली फोकस करना कौन से सेल पे? प्रोकैरियोटिक सेल पे। इस पे पूंछ की तरफ फ्लैजेला पाया जाता है जो इसको मोशन करने में मदद करता है। यह यूनिसेलुलर में पाए जाते हैं, यानी यही कोशिका एक जीव की तरह काम करता है, क्योंकि यूनिसेलुलर कहने का अर्थ यह हुआ कि एक कोशिकीय जीव। ठीक है, एक कोशिकीय जीव की बात हो रही है। बिल्कुल ध्यान देना दोस्तों, फ्लैजेला हो गया और ये हो गया जो छोटे छोटे रोमा टाइप की संरचना होती है, इसको क्या बोलते हैं? सिलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलिया। अब ये सिलिया हो गया, इसके अंदर यहां से काट देता हूं मैं बीच में से। यदि मैं बीच में से ऐसे काट दिया समझने के लिए, ऐसे काटा तो ये मोटी सी एक परत आ गई, ये मोटी सी एक परत आ गई इधर भी। तो ये वाला जो दोस्तों मोटी सी परत है ये क्या है? सेल वॉल है। यानी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल वॉल पाया जाता है, यानी कोशिका भित्ति क्या होता है? पाया जाता है। अब बोलिए, प्रोकैरियोटिक सेल में कोशिका भित्ति पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? पाया जाता है। और किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक में, प्लांट सेल में भी कोशिका भित्ति पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है। पहली बात आपने देखा कि इसके अंदर सिलिया और फ्लैजेला पाया जाता है। दूसरी चीज आपने देखा कि इसके अंदर सेल वॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेल वॉल, कोशिका भित्ति।
कोशिका भित्ति के नीचे एक मेम्ब्रेन भी पाया जाएगा जिसे कोशिका मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। यानी कोशिका भित्ति के नीचे कोशिका मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली भी पाया जाता है। यहां तक क्लियर? फ्लैजेला, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सिलिया, यहां तक क्लियर? अब जब अंदर जाएंगे दोस्तों तो न्यूक्लियस जो होता है उसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं होता या कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। तो जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वह ऐसे ही बिखरे रहते हैं चारों तरफ। और जेनेटिक मटेरियल में किस चीज का यूज होता है? आरएनए का प्रयोग होता है। सिंगल हेलिक्स संरचना होती है, सिंगल संरचना होती है, तो इसे कहते हैं आरएनए। बाकी मैं लिख दूंगा बाद में, आपको समझने के लिए बता रहा हूं। तो इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने की वजह से जितने भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो चारों तरफ ऐसे पानी में बिखरे होते हैं। और दूसरी बात, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है यानी जीव द्रव्य पाया जाता है। तो प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है वो कौन सा होता है? आरएनए होता है। ठीक है। मोशन करने के लिए सिलिया और फ्लैजेला पाया जाता है। और एक चीज और पाया जाता है दोस्तों जिसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर? क्लोरोप्लास्ट का काम होता है भोजन का निर्माण करना। जैसे प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक वैसे ही भोजन का निर्माण करने के लिए इसके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। चलिए एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। जो सेल होता है दोस्तों वह शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक है। तो जो सेल होता है यानी कोशिका होती है वह दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, हिंदी में बात करें तो एक कोशिकीय जीव आ जाएंगे। जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल भी आएगा और एनिमल सेल भी आ जाएगा। यानी सारे प्लांट में कौन सा सेल पाया जाता है? यूकैरियोटिक। और सारे एनिमल में भी कौन सा पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल। ठीक। अब हम तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं। इसमें वैक्यूल्स पाया जाएगा, इसमें भी वैक्यूल्स पाया जाएगा, इसमें वैक्यूल्स नहीं पाया जाएगा। इसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा, इसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा, इसमें भी न्यूक्लियस पाया जाता है लेकिन उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है और जितने भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं चारों तरफ बिखरे पड़े होते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, इसमें कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जितने भी ऊर्जा का निर्माण होता है वह किसके द्वारा होता है? प्लास्टिड के द्वारा होता है, जिसके द्वारा यह भोजन अपना बनाता है। ठीक है। और इसमें जो ऑक्सीजन इंटर होता है वो डायरेक्ट प्रोटोप्लाज्म में ही इंटर हो जाता है, यानी जीव द्रव्य में ही चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाता है। यहां तक क्लियर? इसमें राइबोसोम पाया जाता है, कौन सा? 80s। इसमें भी राइबोसोम पाया जाता है 80s। जबकि इस वाले सेल में जो राइबोसोम होता है वो 70s होता है। 70s हमने बताया था क्यों? क्योंकि जो 70s राइबोसोम होता है वह ज्यादा प्रोटीन का निर्माण नहीं करता है और यह एक कोशिकीय जीव है, तो जाहिर सी बात है इसमें ज्यादा प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ लिया आपने? यस या नो? आगे बढ़े? बाकी तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपने पहले से ही समझ लिया था। चलिए एक बार लिख करके इन सारी चीजों को देख लेते हैं। मिटा दूं? चलिए मिटा देता हूं। ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजेला पाया जाता है, सिलिया पाया जाता है इसके मोशन के लिए। इसमें सेल वॉल भी पाया जाता है, कोशिका भित्ति भी पाया जाता है और सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली भी पाया जाता है। और इसके अंदर जब अंदर जाएंगे तो प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा जिसे जीव द्रव्य कहेंगे। और प्रोटोप्लाज्म में जितने भी चीजें होती है तैरती हुई मिलेगी। जैसे न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए वो भी तैरता हुआ मिलेगा, प्रोटोप्लाज्म भी मिलेगा और इसके अंदर प्लास्टिड भी मिलेगा जिसके द्वारा अपना भोजन ये कर पाएगा। मिटा दे? ठीक। अब ये देखिए एनिमल सेल, ये किसका हिस्सा है? यूकैरियोटिक सेल का हिस्सा है। इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा, गोल्जी बॉडी पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। फिर इसके अंदर वैक्यूल्स भी पाया जाएगा,
क्या पाया जाएगा, वैक्यूल्स। फिर इसके अंदर लाइसोसोम और क्या सेंट्रोसोम भी पाया जाएगा, और सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली भी पाया जाएगा। मिटा दूं, मिटाते जाता हूं और बताते भी जाता हूं। ठीक, यहां तक क्लियर? ओके, चलिए न्यूक्लियस पाया जाएगा, न्यूक्लियस मिटा देता हूं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम। ये हो गया प्लास्टिड। क्या हो गया, प्लास्टिड। प्लास्टिड के अंदर कितने सेल होते हैं बताइए, प्लास्टिड के अंदर कितने सेल होते हैं, बोलिए बोलिए। प्लास्टिड के अंदर 3 सेल होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। इन तीनों का फंक्शन भी हमने जान लिया था। अब ये हम मैं मिटा दे रहा हूं, ये रहा। दोस्तों मैं देख करके आपकी तरफ इसलिए मिटा रहा था ताकि एक एक वर्ड मिटाते जाऊं और आपको समझाते जाऊं। चलिए, अब ये हमने मिटा दिया। अब यहां पे लिख करके आपको बताता हूं, प्रो ठीक है, आज तो दिखाई दे रहा होगा, मार्कर नया यूज करा हूं। सेल जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। इनमें 2 चीजें होती हैं, प्लांट सेल भी होता है और एनिमल सेल। ठीक, ध्यान देना। प्रोकैरियोटिक में क्या क्या पाया जाएगा, पहला सीलिया, क्या पाया जाएगा, सीलिया। दूसरा फ्लैजेला। तीसरा सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। चौथा सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। पांचवा क्या पाया जाएगा, आर एन ए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये है जेनेटिक मटेरियल। ठीक, और क्या पाया जाएगा, प्रोटोप्लाज्मा। क्या पाया जाएगा, प्रोटोप्लाज्मा यानी जीव द्रव्य। ये हिंदी आप लोग लिख लीजिएगा, मैं हिंदी में बोल रहा हूं ना। तो ये हो गया जीव द्रव्य। और क्या पाया जाएगा, बताइए बताइए। जो राइबोसोम पाया जाएगा वो कौन सा पाया जाएगा, 70S। एस के बारे में बताया था मैं। 70S का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है। सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट का मतलब कितने जल्दी पानी में नीचे बैठ रहा है। ठीक है, और ये एक प्रकार से यह वजन की भी बात करेगा, या कितना प्रोटीन बना सकता है। 70 कम बनाएगा, 80 क्या करेगा, ज्यादा बनाएगा। तो ये चीजें बेसिक चीजें पाई जाती है प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, न्यूक्लियस भी पाया जाता है, यहाँ पे लिख देता हूं। यहाँ पे दिख रहा है आपको, चलिए दिख रहा होगा। न्यूक्लियस भी पाया जाता है, लेकिन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। जितने भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं, आरएनए वगैरह, वो ऐसे ही फैले रहते हैं पूरे कोशिका में। ठीक है, आते हैं प्लांट सेल में। प्लांट सेल में सबसे पहले क्या पाया जाएगा, प्लास्टिड, क्योंकि इसको भोजन का निर्माण करवाते हैं, प्लास्टिड। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा वैक्यूल। चौथा, बताना जहां पे आपको नहीं समझ में आए तुरंत कमेंट करना दोस्तों। वैक्यूल्स हो गया, इंडोप्लाज्मिक,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें दो होते हैं, एक होता है सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है सॉफ्ट कहने का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या पाया जाएगा? राइबोसोम। इसका काम क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस यानी प्रोटीन का निर्माण करना। और कौन सा राइबोसोम होता है? 80S होता है। कौन सा एस? 80S, यानी इसको ज्यादा प्रोटीन बनाने की जरूरत होती है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? सेल वॉल। इसके बाद सेंट्रोसोम। दिखाई दे रहा? हाँ, अभी जाएगा, अभी गाड़ी नीचे जाएगी। आठवां क्या है? सेल मेम्ब्रेन। नौवां क्या है? न्यूक्लियस यानी नाभिक। और भी चीजें और भी है, लेकिन बेसिक चीज जो है वो यही है। ठीक है। इसमें आपको कहीं लाइसोसोम दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा, यानी इसके अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अब आ जाते हैं एनिमल सेल के बारे में। एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाया जाएगा, प्लास्टिड नहीं पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाएगी, वैक्यूल्स पाई जाएगी, छोटी रहेगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाएगा। ठीक है। राइबोसोम 80S ही पाया जाएगा। सेल वॉल नहीं पाया जाएगा, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। किसके अंदर? एनिमल सेल के अंदर। सेंट्रोसोम पाया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा, और एक चीज और पाया जाता है जिसे कहते हैं लाइसोसोम। क्या कहते हैं? लाइसोसोम। इन दोनों के अंदर क्या पाया जाएगा? और प्रोटोप्लाज्म। इसके अंदर भी प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा। इसके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। तो दोस्तों ये रहा यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में बेसिक सा डिफरेंस। आपने देख लिया कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे वायरस, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, उन सारे में ये चीजें पाई जाती है। दोस्तों सीलिया और फ्लैजेला एनिमल सेल में भी पाया जाता है, ये ध्यान देना। सीलिया और फ्लैजेला एनिमल सेल में भी पाया जाता है, लेकिन बहुत ही विकसित रूप में नहीं पाया जाता है, लेकिन पाया जाता है। यदि क्वेश्चन पूछेगा कि सीलिया और फ्लैजेला कौन से सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल या प्लांट सेल, तो आप एनिमल सेल को वहां पे सही करके आएंगे। ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर होना चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा जब, तो उसको आपको बिल्कुल सही तरीके से बताना है, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, सारे चीजों को डिफरेंस कर पा रहा हूं, ठीक वैसे ही आपको आंसर भी देना है। इसको मिटा दूं? चलिए, ये चीज समझ में आ गया। अब कुछ चीज और जान लेते हैं दोस्तों। अब कुछ चीजें और जान लेते हैं। कोई सेल ले लीजिए, एनिमल सेल ले लेता हूं मैं, क्योंकि एनिमल हूं। इंसान एनिमल में आते हैं, ज्यादा हंसने की बात नहीं है। ठीक है। एनिमल सेल में क्या पाया जाएगा? सेल मेम्ब्रेन। अब तो आप बहुत प्यार से बना ले रहे हैं, क्या बात है। ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर न्यूक्लियस हमने बना दिया, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी बना दिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है एक, उसको भी बना दिया। इसके ऊपर क्या पाया जाता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। और ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये रफ होता है या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है? बिल्कुल सही, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है? राइबोसोम होता है। और राइबोसोम कौन सा वाला होता है? 70S या 80S? अरे दोस्त, ये एनिमल सेल है तो इसको ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होगी, और ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होगी तो ज्यादा प्रोटीन कौन बनाएगा? 70S से बनाएगा या 80S बनाएगा? हाँ, 80S बनाएगा। ठीक है।
ये हो गया राइबोसोम। अब इसके जस्ट ऊपर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। कौन सा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके जस्ट बाद क्या होता है? वैक्यूल्स होता है। वैक्यूल्स बड़ा हो गया छोटा? वैक्यूल्स छोटा होता है। ये वैक्यूल्स छोटा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि हम डायरेक्ट पानी पी लेते हैं बाहर से, और डायरेक्ट पानी पीने के बाद हमारी जो एब्जॉर्प्शन के बाद जो पानी होता है डायरेक्ट कोशिका में चला जाता है। जब भी पानी की कमी होती है तो हम पानी पी लेते हैं। और एक चीज आपकी जानकारी के लिए बता दो दोस्तों, ये जो इसके अंदर जो द्रव होता है, जिसके अंदर ये सारे मटेरियल होते हैं, उस द्रव को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। हिंदी में बात करें तो उसे कहते हैं जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य में यदि पानी की मात्रा 1% भी कम होती है तो आपको प्यास लगती है। 3 से 4% कम हो गया तो आपको डायरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायरिया। डायरिया का बीमारी आपने सुना होगा। उसमें क्या होता है? लूज मोशन हो जाता है। लूज मोशन होने की वजह से जितने भी पानी होते हैं आपके बाहर निकल जाते हैं। बड़े बड़े योद्धा इस बीमारी से बच नहीं पाए, डायरिया से। कौन योद्धा थे? अकबर का नाम सुना होगा आपने, अकबर महान। डायरिया ने ले लिया। और कौन सा एक योद्धा था? सिकंदर महान। डायरिया ने ले लिया। हल्के में मत लो बीमारी को, ठीक है। तो यदि 1% की भी कमी होगी हमारे बॉडी में प्रोटोप्लाज्म की, यानी जीव द्रव्य की, तो आपको प्यास की अनुभूति होगी। 3% कमी होगी तो आपको डायरिया हो जाएगा, और 10% कमी हो गई तो आपकी मृत्यु निश्चित है। इस वजह से हमेशा पानी पीते रहना चाहिए दोस्तों। हालांकि अब तो गर्मी का मौसम है, अब तो और पीना चाहिए। कभी नींबू पानी, कभी चीनी पानी का शरबत बनाकर पीजिए, पीते रहिए पानी। पानी की तो बहुत ज्यादा जरूरत है इस कोशिका को। खाना नहीं मिलेगा तो चल जाएगा, दूसरा कोई खाना दे देगा, लेकिन पानी, पानी पीते रहिए दोस्तों। अब वैक्यूल्स हो गया, न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब बात करते हैं माइट्रोकांड्रिया के बारे में। माइट्रोकांड्रिया को थोड़ी सी बड़ा बनाते हैं क्योंकि इसको बारे में बड़ा बनाते हैं क्योंकि इसके बारे में कुछ समझाना है। यह है माइट्रोकांड्रिया। इसके अंदर जो ऐसी संरचना होती है इसको क्या कहते हैं? ये वाली जो संरचना होती है दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे? क्रिस्ट बोलेंगे। तो माइट्रोकांड्रिया के अंदर ये वाली जो संरचना होती है इसको क्या बोलेंगे? क्रिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रिस्ट। इसमें क्या होता है दोस्तों, बहुत ही ध्यान से सुनना बात। जब भी मैं कहूं कि बिल्कुल ध्यान से सुनना, तो अपने चारों कान खड़े कर देना। चारों कान कहने का मतलब दो तो ये कान और दो आंखें, बिल्कुल सतर्क होकर के। हमने देखा था दोस्तों, ये जो राइबोसोम होता है वो कौन सा होता है? 80S। और यही 80S राइबोसोम जो होता है वह सारे को प्रोटीन प्रोवाइड करता है। किसको? गोल्जी बॉडी को भी, सेंट्रोसोम को भी, ठीक है, लाइसोसोम को भी, साइटोप्लाज्म को भी, प्रोटोप्लाज्म को भी, वैक्यूल्स को भी, न्यूक्लियस को भी, और माइट्रोकांड्रिया को भी, ठीक है। तो सारे को प्रोटीन पहुंचाता है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, आप किसी से मत बताना, क्योंकि माइट्रोकांड्रिया ने मेरे आके कान में बताया है। कौन सी बात? ये कहता है कि वीरेंद्र सर एक बात बताओ, किसी से बताओगे तो नहीं? हम कहें बताओ यार, किसी से नहीं बताऊंगा। तो माइट्रोकांड्रिया ने मेरे कान में बताया कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर जो राइबोसोम पाया जा रहा है 80S, जो किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। ये 80S से तो मैं प्रोटीन लेता हूं, साथ में अपने अंदर 70S राइबोसोम भी है जो प्रोटीन का निर्माण करता है। ये किसी से मत बताना। हमने कहा वाह भाई वाह, तू तो घना साड़ा निकला। ये 80S से जो प्रोटीन बनता है वो भी ले रहे हो, और अपने अंदर 70S राइबोसोम भी रख रहे हो। और 70S राइबोसोम कहां पाया जाता था? प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता था। यानी
यूकैरियोटिक के अंदर प्रोकैरियोटिक का गुण रखने वाला कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। हमने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो प्रोटीन मिल ही रहा है राइबोसोम से, 80S वो भी। कह रहा हाँ मिल तो रहा है, लेकिन क्या इतने बड़े घर में सबको सप्लाई देना है, सबको भोजन देना है, तो क्या इससे मेरा काम चल पाएगा? हमने कहा कि नहीं यार, तुम तो बात सही कह रहे हो, इससे तो तुम्हारा काम चलने वाला नहीं। तुम इससे जो प्रोटीन बनाओगे, जो ऊर्जा बनाओगे, वो तो खुद यूज कर लोगे, तुम्हें सबको देना भी है। तो कहते सही पकड़े हैं वीरेंद्र सर, मुझे सबको देना भी होता है, सबको ऊर्जा देना भी होता है, इसलिए इस प्रोटीन के अलावा मैं अपने पास एक और राइबोसोम रखा हूं जिसका नाम है 70S। ये क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है, और जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो सारे कोशिकाओं में मैं भेज देता हूं। किसके द्वारा? गोल्जी बॉडी के द्वारा। किसके द्वारा? गोल्जी बॉडी के द्वारा। क्योंकि पिछले वीडियो में मैं बताया था आपको कि गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है? ऊर्जा को एक कोशिका से दूसरे कोशिका में स्थानांतरण करना या भेजना। अब भाई देखो, माइटोकॉन्ड्रिया ने दो दो राइबोसोम रख रखा है, इस वाले राइबोसोम से भी लेता है और अपना 70S भी रख रखा है। फिर मैंने पूछा उससे, माइटोकॉन्ड्रिया से, कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया, आप 70S भी रखते हैं, तो इतना ज्यादा रखने की जरूरत क्यों पड़ी? कहता है भाई साहब कितने बार बताऊं आपको, कितने बार बताऊं? अच्छा ये बताइए वीरेंद्र सर, क्या आप सांस लेना बंद कर देंगे? हम कहें बिल्कुल नहीं। या फिर किसी से बोल देंगे कि आप कुछ पल के लिए सांस ना लें? नहीं, इसमें तो वो मर जाएगा। मैंने बोला कि इसमें तो वो मर जाएगा, सांस लेना बंद कर देगा तो उसने कहा कि अब बताइए आप, कि जब आप सांस लेंगे तो जो ऑक्सीजन ब्लड के माध्यम से माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया को अपना काम करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? हमने कहा कि नहीं, करना तो पड़ेगा। उसने कहा, माइटोकॉन्ड्रिया ने मेरे कान में कहा कि ये जितने भी हैं लाइसोसोम, इसका काम है किसी को मारना, यानी जब तक सब कुछ सही चल रहा होता है तब ये आराम कर रहा होता है। सेंट्रोसोम का काम होता है नए कोशिका का निर्माण करना सेल डिवीजन करके। जब तक सारे कोशिका चल रहे होते हैं, सारे कोशिकांग चल रहे होते हैं, तब तक ये आराम करता रहता है, किसी कोशिका का निर्माण नहीं करता है। ये क्या करता है? गोल्जी बॉडी क्या करता है? जब मैं बनाऊंगा तभी तो ये लेके जाएगा, रास्ते में आराम भी कर लेता है ये। ठीक है, वैक्यूल्स के पास कुछ होता नहीं है, सिर्फ पानी लेके बैठा रहता है और पोषक तत्व लेके बैठा रहता है, तो ये भी आराम करता रहता है। न्यूक्लियस तो राजा साहब हैं, एक बार ऑर्डर दे करके वो आराम ही करते रहते हैं, तो इनको भी प्रोटीन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। अब मेरे को ले लो, सारे दिन सारी रात मुझे काम करना पड़ता है, बहुत दुख हुआ इसकी बातें सुन के मुझे। तो सारे दिन और सारे रात काम करना पड़ रहा है, तो मैंने किसी को नहीं बताया है कि मेरे पास 70S राइबोसोम भी है। यदि बता दूंगा तो ये क्या करने लगेंगे, कहेंगे भाई माइटोकॉन्ड्रिया गद्दारी हो रही है, ये ना चल बे, हमें भी कुछ दे दो यार प्रोटीन, हमें भी कुछ प्रोटीन दे दो, हमें भी कुछ प्रोटीन दे दो। सारे मांगेंगे, वैक्यूल्स भी मांगेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मांगेगा, गोल्जी बॉडी भी मांगेगा, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम वगैरह वगैरह सारे मांगेंगे। इस वजह से ये किसी को नहीं बताया, सिर्फ किसको बताया है? वीरेंद्र सर को बताया है। ठीक है, और मैं बता रहा हूं आपको, आप किसी को मत बताना, ठीक है? तो दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया के पास कौन सा राइबोसोम होता है? 70S राइबोसोम अपना पर्सनल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्लांट सेल की। प्लांट सेल की ऐसे छोटा में संरचना बना देता हूं मैं, बस समझने के लिए बना रहा हूं दोस्तों। न्यूक्लियस हो गया, वैक्यूल्स बड़ा हो गया, इसके अंदर प्लास्टिड भी पाया जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म,
ठीक है, गोल्जी बॉडी ये हो गया, प्लास्टिड तो ये हो गया। ठीक है, ये रहा प्लांट सेल। कौन सा सेल? प्लांट सेल। दोस्तों प्लांट सेल का एक कोशिकांग है, उसने भी मुझे कान में एक चीज बताया है, यही चीज है। अब आपको मैंने बता दिया, आप ढूंढिए कि वो कौन सा कोशिकांग है जिसके अंदर 70S राइबोसोम पाया जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं माइट्रोकांड्रिया। अरे माइट्रोकांड्रिया तो बता ही दिया, तो इसके अंदर भी माइट्रोकांड्रिया पाया जाएगा, यानी उसके अंदर भी 70S होगा। लेकिन उसके अलावा एक और कोशिकांग है जिसके अंदर 70S राइबोसोम पाया जाता है, खुद का पर्सनली। कुछ लोग कह रहे हैं न्यूक्लियस। नहीं नहीं, न्यूक्लियस गलत जवाब है। कुछ लोग कह रहे हैं माइट्रोकांड्रिया। माइट्रोकांड्रिया तो हो गया था, वैक्यूल्स। अब ये तुक्का मारने वाली बात हो गई ना, तुक्का मारने वाली बात। दोस्तों ये जो प्लास्टिड है, ये जो प्लास्टिड है जिसे लवक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लवक। इसके अंदर भी 70S राइबोसोम पाया जाता है पर्सनली, खुद का। क्योंकि इसके अंदर 3 और कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक का काम है भोजन का निर्माण करना, जिसको क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। दूसरा होता है भोजन को इकट्ठा करना, जिसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। और तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, जो पत्तियों को, फूल को, फल को कलर देने का काम करता है, रंग देने का काम करता है। तो आपने देख लिया दोस्तों कि प्लांट सेल में 2 ऐसे कोशिकांग हैं जिनके अंदर कौन सा राइबोसोम पर्सनली पाया जाता है? 70S। पहला प्लास्टिड और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। बात करें एनिमल सेल में, तो एनिमल सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर 70S राइबोसोम पाया जाता है। और 70S राइबोसोम किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। हालांकि 80S के कंपेयर में कम करता है, लेकिन करता तो है, खुद का तो है, किसी को देना तो नहीं है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। अब दोस्तों इसको मिटा देता हूं, हाथ से ही मिट जाएगा। अब देखना दोस्तों, एक चीज और ध्यान दे लो, बस इसके बाद क्लास को खत्म करते हैं। ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का खोज किसने करा था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने करा था? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन को हिंदी में भी ऐसे लिख दो, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन साहब ने जब इस न्यूक्लियस को देखा तो देखते ही खुश होने लगे, मैंने तो खोज कर दिया, राजपाल यादव की तरह ऐसे। मैं इसका खोज करा भाई साहब आपने, न्यूक्लियस का। कहां पाया जा रहा है? कोशिका के एकदम बिल्कुल बीच में। और कुछ देखा आपने उसके अंदर? नहीं नहीं, वो बस वही है, वही है, वही है। ठीक भैया, आपने न्यूक्लियस का आविष्कार कर दिया और उनको अवार्ड वगैरह दे करके उनको साइड में कर दिया गया। दूसरे वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा कि क्या करा है रॉबर्ट ब्राउन साहब ने, एक बार मैं भी तो देखूं। तो जब दूसरे वैज्ञानिक ने उसको बिल्कुल ध्यान से देखा, इसको और मिटा देता हूं। दूसरे वैज्ञानिक ने जब उसको बिल्कुल ध्यान से देखा तो उन्हें ऐसे थ्रेड लाइक संरचना दिखी, ऐसे ऐसे। ये जो थ्रेड लाइक संरचना या धागा नुमा संरचना उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर एक धागे नुमा संरचना है जिसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को हिंदी में गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। और ये जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्रोमोसोम की खोज करी थी, उनका नाम था वाल्डेयर। क्या नाम था? वाल्डेयर। यानी क्रोमोसोम का खोज किसने करा था? वाल्डेयर साहब ने। ब्राउन साहब इतने खुश हो गए कि न्यूक्लियस के अंदर उन्हें कुछ दिखा ही नहीं, उन्होंने न्यूक्लियस की खोज करके निकल ली है और क्रेडिट ले लिया कि हमने न्यूक्लियस की खोज करी है।
लेकिन वाल्डेयर साहब जब इसके अंदर न्यूक्लियस के और अंदर देखे माइक्रोस्कोप से, तो उन्हें धागे धागे नुमा संरचना दिखी, जिसको कहा गया क्या? क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। ठीक है, तो गुणसूत्र का आविष्कार किसने करा था? वाल्डेयर ने। दूसरे एक और वैज्ञानिक आ गए। अब ये भी क्या हुआ, वाल्डेयर साहब खोज करके कूदते फांदते हुए चले गए, क्रेडिट लेकर के हमने क्रोमोसोम की खोज कर दी। एक और वैज्ञानिक आए, उन्होंने सोचा कि यार ये सारे वैज्ञानिक ये न्यूक्लियस में ही घुस रहे हैं, कुछ और तो नहीं न्यूक्लियस में, मैं भी थोड़ी सी क्रेडिट ले लूं। तो और एक वैज्ञानिक आए, ये जो क्रोमोसोम था, इसको मिटा देता हूं। ये जो क्रोमोसोम था दोस्तों, ऐसा संरचना था। क्रोमोसोम की संरचना कैसी थी? ऐसी थी। उन्होंने जब क्रोमोसोम को और डीप में देखा, तो उन्होंने देखा कि ऐसे स्प्रिंग की तरह संरचना दिख रही है। इसकी तरह, स्प्रिंग की तरह। कहें कि वाह भाई वाह, मुझे भी कुछ मिला लग रहा है। कि वो भी खुश हो रहे थे, कहें कि और बढ़िया से देखने दो। उन्होंने देखा तो ये जो स्प्रिंग लाइक संरचना थी, काफी बड़ी थी, और उन्होंने इसका नाम दिया डीएनए। क्या नाम दिया? डीएनए। और ये जो वैज्ञानिक थे, इनका नाम था, दिखाई दे रहा है, ऐसे लिख देता हूं, कार्ल्सबर्ग। क्या नाम था? कार्ल्सबर्ग। यानी डीएनए को सबसे पहले किसने देखा था? कार्ल्सबर्ग ने। यानी ये सब किसकी गलती है? ये रॉबर्ट ब्राउन साहब की है। वो न्यूक्लियस की खोज करके इतना खुश हो गए थे कि उन्हें कुछ दिखा ही नहीं। उन्हें तो और खोज करते तो ये सारे क्रेडिट उन्हीं को मिलता, हमें ज्यादा याद भी नहीं करना पड़ता। तो जब न्यूक्लियस की खोज करके रॉबर्ट ब्राउन साहब चले गए, तो उसके बाद आए कौन? वाल्डेयर ने किसकी खोज कर दी थी? क्रोमोसोम की खोज कर दी। फिर इसके बाद आए कार्ल्सबर्ग ने, उन्होंने क्रोमोसोम के और अंदर देखा, तो ये एक स्प्रिंग लाइक संरचना दिखी, जिसका नाम दे दिया उन्होंने डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब एक और वैज्ञानिक आया, कहेंगे सारे वैज्ञानिक न्यूक्लियस में ही घुस रहे हैं, यानी कुछ खजाना तो है। ठीक है, तो वो भी न्यूक्लियस में आए, और उन्होंने कहा कि ये जो डीएनए है, उसमें एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, जिसे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। दिख रहा है? इतना तो दिख ही रहा होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर यानी इसकी जो संरचना की खोज करी थी, किसने करी थी? वाटसन एंड क्रिक ने। किसने करी थी? वाटसन एंड क्रिक ने किसकी खोज करी थी? ये जो डीएनए है, डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज करी थी। ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की खोज किसने करी थी? वाटसन एंड क्रिक ने। मजा आ रहा है? बाद में इनसे भी पेट नहीं भरा, तो एक और वैज्ञानिक आ गए, कहे कि मैं भी उसी में खोजूंगा। कहे आओ भाई, आप भी खोज लो। तो वो आए और कहे कि ये जो डीएनए है, इसके ऊपर छोटे छोटे कण के रूप में एक छोटे छोटे कण के रूप में क्या पाया जा रहा है? जीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीन। क्या पाया जा रहा है? जीन। और यही क्या करता है? अनुवांशिक गुणों को धारण करता है। क्या? जीन। तो जीन का खोज किसने करा था दोस्तों? जीन का खोज किसने करा था? जोहानसन ने। किसने करा? जोहानसन ने। और इन्हीं जीन के ऊपर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन नाम के अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। इनको हम डीप में बाद में जानेंगे, जब डीएनए चैप्टर पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप ये जान लीजिए कि न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन के चले जाने के बाद एक दूसरे वैज्ञानिक आए, जिन्होंने क्रोमोसोम की खोज करी, और उन वैज्ञानिक का नाम था वाल्डेयर। वाल्डेयर के जाने के बाद एक अदर वैज्ञानिक आए, जिन्होंने डीएनए की खोज करी थी, यानी डीएनए देखा था। उनका नाम था कार्ल्सबर्ग। कार्ल्सबर्ग के जाने के बाद एक और वैज्ञानिक आए, उन्होंने डीएनए का एक स्ट्रक्चर दिया, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। उनका नाम था वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक।
और इनके जाने के बाद एक और वैज्ञानिक आए, उन्होंने डीएनए के ऊपर छोटे छोटे जीन की आविष्कार करी, छोटे छोटे जीन की खोज करी। जिन वैज्ञानिक का नाम था जोहानसन। क्या नाम था? जोहानसन। और इसी जीन के ऊपर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन नाम करके क्या पाया जाता है? अमीनो एसिड पाया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय